हेलो तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो में हम लोग क्लास 10 विज्ञान का करने वाले हैं सेट 5, जो लास्ट 5 सेट है सब्जेक्टिव का, वही करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले आपको चारों सेट करवा दिया गया, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव का करवा दिया गया है, सामाजिक विज्ञान का, हिंदी का, सबका जो है सब करवा दिया गया है। आपको प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसका जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल, वहाँ जाके जुड़ जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला है मेरा इस सेशन वन में आपको है जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, जो देखिए पहला क्वेश्चन है आपको, एक सेल, एक विद्युत बल्ब, एक अमीटर तथा प्लग कुंजी को मिलाकर एक विद्युत परिवर्तक की व्यवस्था आरेख खींचिए। मतलब एक आरेख खींचना, ये तीनों मिलाकर है, सेल का, विद्युत बल्ब, ये सब मिला के आपको आरेख खींचना है। तो चलिए हम चलते हैं उत्तर की तरफ। तो देखिए ये है मेरा उत्तर। देखिए हम लोगों ने बल्ब, जो भी है बल्ब, स्विच सब लेके बनाया है। ये आपका पहला का आंसर है। चलिए दूसरा की तरफ चलते हैं। दूसरा है प्रकाश परावर्तन के नियम लिखे। तो प्रकाश परावर्तन के क्या क्या नियम है वही लिखना है। तो उसके निम्नलिखित 2 नियम है। पहला नियम है, आपतित कोण तथा परावर्तित कोण सदैव बराबर होता है। आपतित कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। दूसरा जो है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, जब कील को कॉपर सल्फेट में डुबाते हैं तो क्यों बदल जाता है। तो देखिए, जब लोहे को कील के कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डुबाया जाता है तो विलयन का रंग नीले से बदलकर हरा हो जाता है। नीले से बदलकर यानी SO4 से बदल के FeSO4 हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है। लोहा जो है कॉपर से ज़्यादा सक्रिय धातु है। यह कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर की विस्थापित करने की क्षमता रखता है तथा आयरन सल्फेट विलयन बनाता है। मतलब जो कॉपर को विस्थापित करने की क्षमता रखता है और जो आयरन सल्फेट विलयन ये बनाता है। ठीक है, लोहा। तो चलिए अब चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। तो क्यों नहीं रखना चाहिए, तो देखिए दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। अम्ल धातुओं के साथ साथ अभिक्रिया करके हानिकारक लवण तथा गैस, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मतलब जो धातु है वो उस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जो हानिकारक लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, हानि से बचने के लिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। इसीलिए यही हानि से बचने के लिए हमें खट्टे पदार्थ और दही को नहीं रखना चाहिए पीतल और तांबे के बर्तन में। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन बोल रहा, परितंत्र में उपमार्जकों की क्या भूमिका है। ठीक है, परितंत्र में, तो परितंत्र में क्या भूमिका है। देखिए परितंत्र में उपमार्जक मृत जैविक अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। मृत जैविक अवशेषों, ठीक है, मतलब मरे हुए जीव की अवशेषों को अपमार्जन करते हैं। ये मृत शरीर को अपने भोजन के लिए उपयोग करते हैं। ये मरे हुए शरीर को अपने भोजन के लिए उपयोग करते हैं। वे जटिल कार्बन पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। मतलब जटिल कार्बन पदार्थ को सरल पदार्थ मतलब में कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तन करते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, मनुष्यों में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है, तो मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को श्वसन कहते हैं। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को क्या कहते हैं हम लोग, श्वसन कहते हैं। यह प्रक्रिया फेफड़े द्वारा संपन्न की जाती है। मतलब यह जो प्रक्रिया हो फेफड़े द्वारा होता है। फेफड़ों में सांस के द्वारा पहुंची हुई वायु से हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ग्रहण कर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। मतलब जो है ना, फेफड़ा है जो सांस के द्वारा जो वायु मिलती है उससे हेमोग्लोबिन बना के ऑक्सीजन ग्रहण करके जो शरीर की सभी कोशिकाओं तक इसे पहुंचाता है, और इस प्रकार ऑक्सीजन शरीर की प्रत्येक अंग तक पहुंच जाता है। ठीक है, पहुंचता है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। न्यूरॉन का चित्र बनाना, तो चलिए न्यूरॉन की तरफ चलते हैं। तो ये है मेरा न्यूरॉन। देखिए न्यूरॉन में आपको ये बना देना है और नाम दर्शा देना है, जैसे केंद्रक, द्रुमिका, तंत्रिकांश, कोशिका काय, तंत्रिका का अंतिम सिरा, इस तरह से बना के आपको लिख देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सेशन बी में है, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, इससे पहले था वेरी शॉर्ट टाइप। यह है, किसी चालक के प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो किन कारकों पर निर्भर करता है वही बताना है। तो देखिए, तो उत्तर में हम लोग लिए हैं इसके, देखिए निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला हम लोगों ने लिया तार की लंबाई। मतलब किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपात R अनुपात L होता है। ठीक है, उसका समानुपात होता है लंबाई और प्रतिरोध। देखिए ये है चाल की अनुपृष्ठ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुपृष्ठ काट के क्षेत्रफल के वर्क्रमानुपात होती है। ठीक है, R
आर वर्कनापुर एक ए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए ये जो है किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। किस पर? प्रकृति पर निर्भर करती है। 9वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक बिंब बनाता है, मतलब 3 गुना बड़ा बिंब बनाता है। आवर्धित मतलब बड़ा। ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण की कितनी दूरी पर है, तो प्रतिबिंब दर्पण की कितनी दूरी पर है वही ज्ञात करके हम लोगों को बताना है। चलिए, आवर्धन कितना है? -3 डिग्री, -3 सेंटीमीटर। ठीक है, बिंब की दूरी कितना है? -10 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना क्या है? प्रतिबिंब दर्पण की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी बराबर वाट, मतलब कुछ नहीं है, मतलब अभी तक पता नहीं है। तो चलिए, m बराबर जो हम लोगों ने लिया है -m/v, -v/u। ठीक है, तो इसका m का मान क्या था मेरा? -3 cm था, और जो v का मान है -10 है, और फिर v का मान जो हो जाएगा मेरा हो जाएगा v बराबर -30 हो जाएगा, इसे कट कुट करने के बाद। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब का दर्पण का जो है वो प्रतिबिंब की दर्पण से आगे की दूरी 30 सेंटीमीटर पर स्थित होगा। ठीक है, ये हो गया। अब 10वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन हम लोग का बता रहा है थर्मिट अभिक्रिया क्या है, समीकरण सहित व्याख्या करें, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। थर्मिट अभिक्रिया, तो कुछ विस्थापन अभिक्रियाएं बहुत अधिक ऊष्माक्षेपी होती है, बहुत अधिक ऊष्माक्षेपी होती है विस्थापन अभिक्रियाएं। इनसे उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है, मतलब इतना ज़्यादा होता है कि जो धातु मिलता है वो गलित अवस्था में मिलता है, गला हुआ मिलता है। ठीक है, देखिए जब आयरन ऑक्साइड के साथ जब आयरन 3 ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया कराई जाती है तो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। मतलब जब आयरन को ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया कराई जाती है तो आयरन ऑक्साइड के साथ, ठीक है, Fe2O3, ठीक है, आयरन ऑक्साइड के साथ जब एल्युमिनियम की अभिक्रिया की जाती है तो अधिक से अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ एक उदाहरण दिया है, देखिए FeO3 प्लस A1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2Fe, तो प्लस A12 0 3 एक 12 और 3, ठीक है, ये और प्लस उष्मा जो निकला है सो है मेरा। ठीक है, चलिए आगे है, इसे थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं, इसे थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इसके उपयोग से रेलवे पटरियां और मशीनों की दरारें जोड़ी जाती है। मतलब इसका प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है? बोलेगा थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग किस चीज़ में, तो रेलवे की पटरियाँ जोड़ने में और मशीनों की दरारे को जोड़ने में, ठीक है, जो टूट जाता है उसकी दरारें। चलिए अब अगला है 11वां क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनाया जाता है? तो देखिए, अधिविशुद्ध जिस्मस CaSO4 2H2O को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो ज्वलंत के 3/4 भाग निकल जाता है, 3/4 भाग निकल जाता है, और परिणाम पदार्थ पेरिस प्लास्टर कहलाता है। और जिसके बाद जो 3/4 निकलने के बाद जो बनता है उसे हम लोग पेरिस प्लास्टर कहते हैं, CaSO4 ½ H2O, ठीक है, ये है इसका पेरिस ऑफ प्लास्टर का सूत्र। ठीक है, पेरिस ऑफ प्लास्टर पानी के संपर्क में आते ही शीघ्र ही उससे मिलकर जिप्सम बना लेता है, लेकिन जैसे ही उसके संपर्क में आता है तो फिर से जिप्सम बना लेता है तुरंत। ठीक है, देखिए अब 12वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां बोल रहा है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा NaO2 और MgO का निर्माण दर्शाइए। ठीक है, इसका निर्माण दर्शाना है, तो चलिए हम लोग चलते हैं इसका आंसर। तो देखिए ये है इसका निर्माण Na2O और MgO। तो Na2O का हम लोग देखिए ये है इसका जो है फॉर्मेशन, मतलब इसका बताना Na2O किस तरीके से काम करता है, तो देख लीजिए। ठीक है, तो ये है Na+ हो जाएगा, Na+, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है, ठीक है, 2 निकल जाएगा, तो इसमें हो जाएगा धनात्मक है, ऋणात्मक है, 0 + O+ + 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीका से हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का जैविक आवर्धन क्या है, क्या परितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का भिन्न भिन्न है? तो बता रहा है क्या जैविक आवर्धन विभिन्न स्तरों पर अलग अलग है, तो इस तरीका से आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर पे चलते हैं। देखिए आंसर जो बोल रहा है वो है जैव अभिनवीनीकरणीय रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला के माध्यम से पौधे द्वारा अवशोषित हो जाने के बाद उपभोक्ता के शरीर 80 ऊतकों तक संचित होता है। मतलब जो है ये जैव अभिनवीनीकरणीय है रासायनिक पदार्थ जैसे कीटनाशक, ये सब जो है सो पौधे के माध्यम से, श्रृंखला के माध्यम से पौधे द्वारा अवशोषित होने के बाद उपभोक्ता के शरीर, यानी उपभोक्ता के शरीर में जाता है। चूँकि मनुष्य सर्वोच्च उपभोक्ता है, मतलब मनुष्य जो सबसे बड़ा उपभोक्ता है पेड़ पौधे, मतलब उनके फल को खाने के लिए, तो ये रसायन मनुष्य के शरीर में अंतिम रूप में पहुँचता है, मतलब पूरा पहुँचता है, अंतिम रूप में पहुँचता है और संचित हो जाते हैं। वहाँ मनुष्य के वसीय ऊतकों में इन पदार्थ का संदर्भ बढ़ता रहता है, ठीक है, इसे जैव आवर्धन कहते हैं।
ऐसे ही हम लोग जैव आवर्धन कहते हैं। और फिर है दूसरा ये, यहाँ परितंत्र के भिन्न स्तरों पर यह आवर्धन भिन्न भिन्न होगा और सर्वोच्च स्तर पर जैव आवर्धन सर्वाधिक होगा। मतलब ये जो परितंत्र स्तर पर भिन्न भिन्न होगा और सर्वोच्च स्तर पर जैव आवर्धन सर्वाधिक होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें बोल रहा है जल संरक्षण के 3 प्रारंभिक विधियों का उल्लेख करें। मतलब जल संरक्षण मतलब बचाने का। ठीक है, तो उसके 3 तरीके हैं जो हम लोगों ने लिए। पहला है लिए हैं, देखिए, वनस्पति अवधारण धैर्य प्रवाह का मंद करते हैं। मतलब वनस्पति अवधारण धारतीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं, अतः धरताल को वनस्पति विहीन होने से बचाना चाहिए। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने लिया है जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को पक्का करना चाहिए। ठीक है, तीसरा हम लोगों ने लिया है, देखिए, रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र के स्पीकल से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि। स्पीकल से सिंचाई करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। हम लोग आ चुके हैं सेशन सी में, मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, जिसमें है पहला क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर और बिंब का जो है दूरी वो है 10 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, स्थिति और प्रकृति ज्ञात करना है। चलिए चलते हैं तो आंसर की तरफ। देखिए ये मेरा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर थी, बिंब की दूरी -10 सेंटीमीटर, माइनस में हो जाता है। ठीक है, दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u हो गया। चलिए उसके बाद जब मान अपना बैठा देते, जो है v का मान तो कुछ नहीं है तो 1/v, जो f का मान था 15 बैठा दिया, जो u का मान था -10 बैठा दिया। ठीक है, अब ये है तो 1/v और ये हो जाएगा -1/15 हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 1/10। ठीक है, तो ये सब का जो फिर निकाल देने के बाद आपका आ जाएगा, ये सब दोनों का निकाल देने के बाद 30 आ जाएगा और 2 + 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5/30, 5/30 हो जाएगा। इसे कट कर देना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसे कर दीजिएगा, देखिए ये 1 हटा दीजिएगा तो ये वाला ऊपर चल जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे 30/5 हो जाएगा, तो इसे कट कर दीजिए। कट करते ही आपको देखिए 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, सॉरी 6 मिलेगा। तो v बराबर मेरा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 क्या है, तो चलिए 6 हम बताते क्या है। बिंब की जो स्थिति है वो दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी और सीधा होगा। ठीक है, ये हम लोग का सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, जिसमें 16वां क्वेश्चन है, जो बोल रहा है 4 ओम प्रतिरोध के किसी तार की मोटाई दुगनी कर दी जाती है। ठीक है, तार का नया प्रतिरोध परिकलित कीजिए। उत्तर देना अब हम लोग को। तो देखिए ये जो है ओम का प्रतिरोध है, किसी तार की मोटाई दुगनी कर दी जाती है, तो तार के नया प्रतिरोध का परिकलित कीजिए। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर तो देखिए आंसर है तार की प्राथमिक लंबाई L ले लिया हमने, अनुपिष्ट काट का क्षेत्रफल A ले लिया, अंतिम लंबाई A1 बराबर 2 ले लिया। ठीक है, तार की अंतिम अनुपृष्ठ काट का क्षेत्रफल A1 ले लिया। तार का आयतन समान रहेगा तो कैसे, ठीक है, आयतन हमेशा समान रहेगा। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो AL बराबर A1/L1। ठीक है, तो L/L1 बराबर A1/A, फिर हो जाएगा A/A1 तो L1/A, इसको हो जाएगा। ठीक है, आयतन। तो अब चलिए तार की जो प्रतिरोध है R बराबर कितना है, R बराबर P गुने 1/A। तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, R1 बराबर P L1A1। ठीक है, तो R1/R, तो ये हो जाएगा हम लोग का जो P है, यहाँ डाल देना, क्या डाल देना, तो ये जो है P का मान डाल देना, तो P L1A1। ठीक है, उसके बाद नीचे दे दीजिए L/A। ठीक है, बराबर L/L गुने A/A1। ठीक है, चलिए आगे हम लोग करते हैं। आगे जो है बता रहा R1/R बराबर L1/L गुने में फिर है L1L का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट स्क्वायर। ठीक है, अंडर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी। तो ये है L1 बराबर 2L, तो R1/R बराबर 2L/L का स्क्वायर, तो ये बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। 4 होने के बाद देखिए R बराबर 4R हो गया, और तो ये हमारा हो जाएगा R बराबर 4 ओम। ठीक है, नया तार का प्रतिरोध R बराबर 4 गुने 4 मतलब 16 हो जाएगा। तार का पदार्थ समान रहेगा, अतः प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए। साबुन के सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि। ठीक है, तो चलिए
तो इसका जो हम लोग है समझाना है क्रियाविधि साबुन कैसे काम करता है। तो साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। क्या होते हैं? वसीय अम्लों के सोडियम लवण। ठीक, इनमें दो भाग होते हैं, लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ तथा छोटी आयनिक सिरा। ठीक है, लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ तथा छोटी आयनिक सिरा। उदाहरण के लिए देखिए C15H31 CO2 COONA। ठीक है, C17H33 COONA। ठीक, आदि इसमें निम्न प्रकार भी दर्शा सकते हैं इसे। ठीक है, देखिए जब पानी में साबुन घोला जाता है तब जल रागी सीरा का घुलन तथा जल विरागी सीरा का जल में अघुलनशील परंतु तेलीय मल वसा इत्यादि में घुलनशील होते हैं। मतलब जो है जब इसे जल रागी सीरा में दिया जाता है तो ये घुल जाता है। ठीक है, तथा विरागी सीरा में ये अघुलनशील परंतु तेलीय मेल वसा इत्यादि में घुलनशील होते हैं। किसी कपड़े या वस्तु पर साबुन के अणु इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि इनका आयनिक सिरा जल के अंदर तथा जो हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर। ऐसे अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है। कैसे होता है? बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है। इनमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से भी होती है। इसमें जल विरागी पूंछ की भी हिस्से होते हैं, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। इस संरचना को क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। तेलीय मेल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाता है। तेलीय मेल है वो मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाता है। मिसेल विलायन में कोलाइड के रूप में बनता है। कोलाइड के रूप में बनता है तथा आयन विकर्षण के कारण वह उस अवक्षेपित नहीं होती। आयन के विकर्षण के कारण वह अवक्षेपित नहीं होती तथा मिसेल तैरता मैल रगड़ या डंडे से पीटकर आसानी से हटाया जा सकता है। यानी मिसेल में जो तैरता मैल है या डंडे से हटाकर इसके जो है रगड़ कर उसे मैल को हटाने से हटाया जा सकता है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है 18वां, जो मानव के मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो मानव के मूत्र निर्माण की क्रियाविधि देखिए, विक्र धमनी द्वारा रक्त पहुँचती है। विक्र में विक्र धमनी द्वारा रक्त पहुँचती है, खून पहुँचती है। विक्रीय धमनी से रक्त असंख्य कुंडलिया कोशिका गुच्छों में पहुँचता है। कैसे पहुँचता है? गुच्छों में पहुँचता, कोशिका गुच्छों में पहुँचता। वो वोमन संपुट में स्थित होता है। वोमन संपुट में स्थित होता है। यहीं पर रक्त को छानकर जल तथा उसमें विलेय ग्लूकोज यूरिया अम्ल आदि छानित के रूप में बाहर आते हैं। मतलब ये सब जो है ग्लूकोज यूरिया अम्ल ये सब को छान के साइड कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। यही छनित अत्यंत छोटी छोटी नालिकाओं से होकर गुजरता है। यही जो छान के जो किया जाता है उसे ही अलग अलग छोटी छोटी नालिकाओं से ये गुजरता है। ठीक है, तो देखिए ये गुजरता है। ठीक है, छोटी छोटी, उसके बाद छनित होकर छोटी छोटी नालिकाओं से गुजरता है, जहाँ पर ग्लूकोज एवं अन्य उपयोगी लवण को पुनः अवशोषित करके विक्र सिराओं द्वारा पुनः रक्त में वापस भेज दिया जाता है। क्या किया जाता है? ग्लूकोज एवं अन्य उपयोगी लवण को अवशोषित कर लिया जाता है और विक्र सिराओं के द्वारा पुनः उसको रक्त मुखे में वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, शेष द्रव मूत्र कहलाता है और जो बचा हुआ शेष है मतलब बेकार वाला उसे मूत्र कहलाता है। इस प्रकार मूत्र का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है, समजात अंग और समरूप अंग के सोदाहरण स्पष्ट करें। मतलब दोनों में सोदाहरण स्पष्ट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो देखिए ये है समजात अंग क्या है। तो समजात अंग विभिन्न जीवों में वो अंग जो आकृति तथा उत्पत्ति में समानता रखते हैं समजात अंग कहलाते हैं। मतलब वैसे जीव के अंग जो आकृति और उत्पत्ति में समानता रखते हैं उसे समजात अंग कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मेढक के अंग्रपद, पंछी के पंख, चमगादड़ के पंख, वेल के फ्लेमर्स, घोड़े के अगपंथ तथा मानव के हाथ आदि उत्पत्ति में समान होते हैं। मतलब सबका लगभग समान होता है। देखते हैं सबका 5 उंगली, मतलब सबके जैसे हाथ है उसी तरह सबके लगभग समान होता है। इस तरह से बताया गया, उत्पत्ति में समान होता है। ठीक है, परंतु वे कार्य पर परस्पर भिन्न रहते हैं। मतलब लेकिन उसका काम जो है काम के ऊपर वो भिन्न रहते हैं। ठीक है, और समरूप अंग अब जब हम जानते हैं हम लोग, तो देखिए विभिन्न जीवों के वो का अंग जो कार्य में समान होते हैं, जो काम में समान होते हैं परंतु उत्पत्ति में भिन्न होते हैं। ठीक है, ऐसे अंग को समरूप अंग कहते हैं। मतलब काम तो समान होता है लेकिन उत्पत्ति में मतलब उसका सब जो होता है वो अलग होता है। जैसे उदाहरण के लिए तितली के पंख, पंछी के पंख आदि कार्य में समान है परंतु उत्पत्ति में भिन्न है। मतलब देखिए तितली के पंख काम तो वो भी उड़ने का कर रहा है लेकिन जो उत्पत्ति है उसका अलग है पंछी का पंख से। ठीक है ना। तो देखिए ये हम लोगों ने 1900 क्वेश्चन 5 सेट का कर दिया है।
और इससे पहले भी अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो देखते रहिए, और भी वीडियो अपलोड होगा तो चैनल में बने रहिएगा। तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेज के और इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए।